ये सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चंस आर सिंपल। ये सारे क्वेश्चन में आपको दो तीन चीजें याद रखना है। पहला हुआ कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दूसरा हुआ कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीबी डेल्टा टी। और सीबी का तो वैल्यू निकालना आपको आता है। डाई एटॉमिक के लिए 5 कैलोरी पर मोल केल्विन, मोनो एटॉमिक के लिए 3 कैलोरी पर मोल केल्विन। एयर इज ए डाइएटॉमिक गैस बिकॉज इट मोस्टली कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फाइन, तो अब ये पहला क्वेश्चन देखिए। When 168 जूल्स, ध्यान से देखना, जूल्स लिखा है, कैलोरी नहीं लिखा है। और आपको सॉल्यूशन याद रखना चाहिए कि 1 कैलोरी इज रफली अराउंड 4.2 जूल्स। ठीक है, 4.18 है, जूल्स लेंगे, लेकिन जूल में दिया है तो जूल में आंसर दे देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप जूल में, अगर पूछेगा फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन हीट यूनिट्स तो आपको कैलोरी में देना है, नहीं तो जूल बोलने से जूल में दे सकते हो। खैर ये बता दिया, लेकिन जरूरत नहीं है इस न्यूमेरिकल के लिए। क्या दिया है? When 168 joules of heat was supplied to a gas, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू का वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे? पॉजिटिव। सप्लाइड टू द गैस, सो पॉजिटिव 168 जूल्स। फाइन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हुआ एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कितना दिया है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान रहे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इनफैक्ट इसका एक्चुअल वैल्यू है 1.1, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल में ये लेते हैं, चलता है। वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 42 cc। 42 cc मींस 42 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर हम मीटर क्यूब में लिखेंगे, क्योंकि जूल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर क्यूब में लिखेंगे तो लिखेंगे 42 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम इज 84 cc, so it is 84 into 10⁻⁶ मीटर क्यूब। फाइन। पूछा है इतना हीट किसी एक गैस को दिए, कांस्टेंट प्रेशर में दिए, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर वाज कांस्टेंट। वॉल्यूम पहले इतना था, अब इतना हो गया, बताओ इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ गया? तो चलो पहले डेल्टा डब्ल्यू पता करते हैं। व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, द थर्मोडायनेमिक वर्क डन इज गिवन बाय PV2 - V1। यू क्लियरली सी इट इज एन एक्सपांशन प्रोसेस। पहले वॉल्यूम कम था, बाद में वॉल्यूम ज्यादा हो गया है ना। तो डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया? फटाफट डालते हैं। प्रेशर इज 10 to the power 5, V2 is 84 minus 42 into 10⁻⁶। और थोड़ा आपको समझाने के लिए यहाँ पर यूनिट लिखता हूँ। प्रेशर का यूनिट क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या था? इट वाज मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करो तो क्या हो रहा है? ये न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल्स। ये हो गया जूल्स। दिस होल थिंग इज कमिंग आउट टू बी जूल्स। ये समझ में आना जरूरी है। अब माइनस करते हैं, ये 10⁻⁶ into 10⁻⁵ हो गया 10⁻⁻1, so it is coming out to be 42 into 10⁻⁻1 joules, that is 4.2 joules। डेल्टा क्यू मालूम है, डेल्टा डब्ल्यू मालूम है। डेल्टा यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। that is what is first law of thermodynamics। डेल्टा यू इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा क्यू था इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा क्यू इज 168 minus 4.2 is equal to, it is coming out to be 163.8 joules। पॉजिटिव आंसर आया। क्या मतलब है? इंटरनल एनर्जी बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। तो क्या लिखेंगे? इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 163.8 जूल्स। अगर आपको पूछा गया होता फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन हीट यूनिट्स इन कैलोरी, तो क्या करते? डिवाइडेड बाय 4.2 कर लेते, क्योंकि 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स।
This much joule is how much calorie? Divide by 4.2. Divide by 4.2. Now solution to question number 2. कोई तो बोलेगा कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बोलेगा. कौन बोलेगा? अरे मुझे अपने ऊपर धिक्कार आ रहा है. क्या पढ़ाया बच्चे, ये क्वेश्चन नहीं बोल पा रहे हैं. चलो ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान से देखो. ए रिजिड वेसल, मतलब ये वेसल एक्सपांड कर सकता है क्या? नहीं. तो क्या क्या कहेंगे? एज वेसल इज रिजिड देयर कैन नॉट बी एनी चेंज इन वॉल्यूम. है कि नहीं? इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा? 0. पूछा है डेल्टा क्यू क्या होगा? सिंपली डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू कितना दिया है? 35 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड. सो पॉजिटिव आंसर सेज इंटरनल एनर्जी विल राइज बाय 35 कैलोरी. है कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन. Yes, sir. Yes. Now we see question number 3. क्या कहता है question number 3? 4 moles of hydrogen was compressed and simultaneously 10 calorie of heat was rejected. Solution of number 3. क्या दिया है? Delta Q. क्या मुझे कोई बताएगा? What should I take the value of delta Q here? So minus minus 10 because heat is rejected, so minus 10 calorie. What should I write the value of delta W? minus 20 calorie. Because it was a compressive. So minus 20. Yes, compressive work, so you will write minus 20 calorie. Fine. तो अब डेल्टा यू निकालना क्या बड़ी चीज है? वो तो आपको आता है ना? So it is first law of thermodynamics. It is first law of thermodynamics. तो कहेंगे -20 माइनस 10 इज इक्वल टू -10 कैलोरी. मतलब इंटरनल एनर्जी घटने वाला है. ओहो, क्या पूछा है? इनिशियल टेम्परेचर दिया है, फाइनल टेम्परेचर पूछा है. वी नो दैट. अब नहीं भी मालूम है तो लिख दो, किसको थोड़ी पता चलता है. सर -20 minus 10 होगा डेल क्यू का वैल्यू. डेल क्यू का वैल्यू -10 है. सर -20 लिया है. ठीक है सर. कैसे ठीक है? अरे क्या बात है. तो 1 minus 20 है. हाँ, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू तो होता है डेल्टा यू. सर माइनस 3 ओ मैं क्या गड़बड़ कर दिया? डेल्टा क्यू माइनस 10 कैलकुलेशन में तो -20 + 10. सर उल्टा कर दिया. ओ लिखने में उल्टा कर दिया. ओ सॉरी. चलो, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी. तो ये हो गया -10 -20 इज इक्वल टू 10 कैलोरी. ओहो, कितना बड़ा मिस्टेक हो गया था. वी नो दैट डेल्टा यू इज NCV डेल्टा T. N दिया है 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. CV हाइड्रोजन के लिए है कोई पहलवान फटाफट बताएगा? 5 कैलोरी. यस. Taking the value of R as 2. N is this is 5. Delta T means T2 minus T1. डेल्टा T कौन सा यूनिट में है? डिग्री सेंटीग्रेड की केल्विन? डिग्री सेंटीग्रेड. डिग्री कुछ भी में वो फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डेल्टा T है. ठीक है ना? अच्छा, तो अब डेल्टा U का वैल्यू हम निकाल चुके हैं. सो T2 minus T1 लाओ डिवाइड करो इज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड. T2 कितना हो गया? T1 को इधर ले लो. T1 था 60, सो इट इज हो गया 60.5 डिग्री सेंटीग्रेड. Hope it is understood. यस.
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जेई में आ चुका है, जेई मेन में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे। क्या बोल रहा है? N1 मोल्स ऑफ ए गैस जिसका स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा 1 है, इसको मिक्स किया गया N2 मोल्स ऑफ ए गैस। ठीक है, तो जो मिक्सचर बना, ध्यान रहे यहां पर एक टर्म में लिया हूं मिक्स्ड। मिक्स्ड मींस दे आर नॉट केमिकली रिएक्टिंग टू ईच अदर, दे आर जस्ट मिक्स्ड, है ना। तो अगर वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे, N1 मोल के साथ N2 मोल मिलेगा, कितने मोल की सामान मिलेंगे अंदर? N1 प्लस N2। रिएक्ट कर जाते तो बात कुछ अलग होता, रिएक्ट नहीं कर रहे तो नंबर ऑफ मोल्स इनसाइड विल बी N1 प्लस N2। क्या ये चीज सबको पकड़ में पहले आया? यस सर। अब इसका गामा कितना है, इक्विवेलेंट गामा क्या होगा, वही पूछा गया है। हम कहेंगे कि मिक्सचर का इफेक्टिव गामा क्या है। जैसे एयर का कोई पूछ लिया तो उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, सब मिला जुला है। ठीक है, विल ट्राई टू डेवलप ए फॉर्मूला। सपोज हम ये गैस का टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ा देते हैं। अब ये मिक्सचर है, ये नहीं हो सकता है कि इसमें से दो गैस मिले हैं, एक का टेम्परेचर बढ़ा दूसरा का नहीं बढ़ा, ऐसा तो नहीं हो सकता, दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब जैसे हम इसका टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाए, ये वाला गैस का भी टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया, ये वाला गैस का भी टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया। इज इट अंडरस्टूड? समझ में आया? दोनों का, मान लो मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड, और मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ाया तो मिल्क का भी बढ़ गया, वाटर का भी बढ़ गया। तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका इंटरनल एनर्जी में कुछ बढ़ावट आया होगा, इसका इंटरनल एनर्जी भी कुछ बढ़ गया होगा, लेकिन ये दोनों तो इसके इनहेरेंट पार्ट है, अंदर है, इसका भी कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ गया होगा। इसका कितना बढ़ गया? जितना इसका बढ़ गया प्लस जितना इसका बढ़ गया। क्या ये स्टेटमेंट हजम हुआ? यस सर। क्योंकि हम इसका टेम्परेचर को बढ़ाए कैसे? बाय सप्लाइंग हीट। कुछ हीट दिए, टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया। जब इसका बढ़ गया तो इसका भी बढ़ गया, इसका भी बढ़ गया। इसका इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ गया? डेल्टा U1। इसका इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ गया? डेल्टा U2। तो पूरे का कितना बढ़ जाएगा? डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2, दैट यू विल कॉल एज डेल्टा U। इसका इंटरनल एनर्जी में बढ़ा बताया। नाउ आई वांट टू राइट ऑल देम इन देयर ओन रेस्पेक्टिव टर्म्स। पहले वाले का क्या है? पहले वाले का है N1 CV1 डेल्टा T। नहीं, दूसरे वाले गैस का, दूसरा टाइप का गैस है तो उसका CV भी अलग होगा, N2 CV2 DT डेल्टा T। तीसरे वाले का मतलब मिक्सचर का होगा N1 प्लस N2 CV इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा T। ये डेल्टा T का आग दोनों तरफ बराबर लगा है, उड़ा दो उसको काट के। अब आपको मालूम होगा कि CV होता है R बाई गामा माइनस 1। सब चीज नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, पहले से अभी तो एक क्लास 2 क्लास पहले पढ़ाए हैं। इट इज R बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस N2R बाई गामा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 इंटू R बाई गामा इक्विवेलेंट माइनस 1। अगेन R गया। So the ultimate equation you are getting is N1 by gamma 1 minus 1 plus N2 by gamma 2 minus 1 is equal to L1 plus N2 by gamma equivalent minus 1। ये हो गया फॉर्मूला। अगर आपको N1 N2 gamma 1 gamma 2 दिया हुआ है तो गामा इक्विवेलेंट को आपको इसी फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जेई में आ चुका है। अब देखना है कि हमें ये फॉर्मूला कब लगाना है। कब लगाना है ये फॉर्मूला? जब दो गैस मिक्स हुए, रिएक्ट नहीं कर गए। रिएक्ट कर गए तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी अफेक्टेड। रिएक्ट नहीं किए, दो गैस मिक्स हुए। और सपोज थोड़ा ध्यान से देखो कि सपोज ये जो पहला वाला गैस डाइएटोमिक है, दूसरा वाला गैस भी डाइएटोमिक है। सपोज मतलब गामा 1 का वैल्यू है गामा 2 का भी वैल्यू है गामा। क्या बता सकते हो गामा इक्विवेलेंट क्या होगा? If
गामा 1 इज इक्वल टू गामा 2 इज इक्वल टू गामा, यस 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 यस, गामा इक्विवेलेंट भी हो गया गामा। तो देखना अगर क्वेश्चन में दिया है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे लिखना है, वही होगा। समझ में आया क्या? दिमाग लगाना। वो दे देगा 3 moles of hydrogen was added to 5 moles of oxygen, what will be equivalent gamma of the mixture? पता चला यू इंटेलिजेंट फेलो, मेरे से कोचिंग लिए थे, फॉर्मूला लगाए, रट रहे हो, निकाल रहे हो। अरे भाई गामा 1 गामा 2 दोनों अगर गामा है तो गामा इक्विवेलेंट गामा ही होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब गामा 1 एंड गामा 2 आर डिफरेंट। जब गामा 1 एंड गामा 2 आर डिफरेंट तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और लगा के इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, मैं खाली चेक करना चाहता हूं कि आपको सचमुच समझ में आया क्या, सचमुच समझ में आया क्या। अगर मैं कहूं कि चलो देखते हैं, हाँ किसी को कुछ पूछना है? नहीं, तो सपोज मैं आपको पूछता हूं, जस्ट in the light of the theory we have developed, आपको ये थ्योरी ये फॉर्मूला याद रखना है। एग्जाम्पल में लेता हूं, क्वेश्चन तो कर रहे हैं हम लोग। इफ 2 moles of or if equal moles of hydrogen is mixed with same moles of hydrogen is mixed with same moles of, क्या इंग्लिश हो गया, चलो काम चला लेते हैं, moles of argon, find what will be n moles, n moles, खत्म, काम खत्म। अब इंग्लिश सही है, इंग्लिश का माँ बाप नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। फाइंड व्हाट विल बी गामा इक्विवेलेंट ऑफ द मिक्सचर। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूले में एकदम दम नहीं है। क्या लिखना है हमें? लिखना है n बाई गामा 1 माइनस 1 n बाई गामा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2n बाई गामा इक्विवेलेंट माइनस 1। n तो एक दूसरे को खा गए, आप इसमें से गामा इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आपको गामा 1 मालूम है। पहला वाला हाइड्रोजन है तो होता है 7/5, दूसरा वाला आर्गन है तो होता है 5/3। हाँ देखो कितने कम बच्चे बोलते हैं जो लोग पढ़ के आते। तो गामा 1 गामा 2 का वैल्यू डालो, सीधा इसमें से गामा इक्विवेलेंट निकाला, हो गया। 100 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम ऑफ 5 kg ऑफ आइस। बड़ा सा आइस ब्लॉक था, 100 कैलोरी हीट दे दिए। आइस क्या टेम्परेचर में था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। कुछ भी हीट दोगे तो मेल्ट करने लगेगा। पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस इज 100 कैलोरी, मोर देन 100 कैलोरी, लेस देन 100 कैलोरी। फाइन, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। दिस इज व्हाट इज ए ब्लॉक ऑफ आइस। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर ऐसा है ना, दबाने की कोशिश कर रहा है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइन, अब क्या हुआ, जैसे आप इसको कुछ हीट एनर्जी दिए तो ये मेल्ट करने लगा। तो अपॉन मेल्टिंग जो पानी निकलेगा, पानी का वॉल्यूम उतना ही रहेगा कि कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? व्हेन आइस मेल्ट्स द वॉल्यूम ऑफ, नहीं 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 नहीं, अरे ये देखो, सुनो 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 सुनो, अगर 5 ग्राम आइस मेल्ट करेगा कितना ग्राम पानी निकलेगा? 5 ग्राम। मास इज द सेम, इट इज द स्टफ इन द मटेरियल, मास तो सेम रहेगा। लेकिन ये जो आइस है, आइस पानी में फ्लोट करता है, उसका डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी होता है, जबकि वाटर का 1 ग्राम पर सीसी होता है। सेम मास लेस डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय डेंसिटी। तो डेंसिटी कम हुआ तो वॉल्यूम ज्यादा हुआ, है कि नहीं? इसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ आइस विल बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब जैसे ही आइस को हम मेल्ट करेंगे वो सिकुड़ जाएगा।
So it is a expansion process or contraction process? Contraction process. तो डेल्टा W क्या होगा इसमें? डेल्टा W क्या होगा? As it is contraction. Contraction में डेल्टा W क्या लेते हैं? नेगेटिव। और डेल्टा Q क्या था? +100 है कि नहीं? अच्छा, पूछा है डेल्टा U। डेल्टा U कैसे निकलता है? डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, और डेल्टा W इटसेल्फ इज नेगेटिव, मतलब डेल्टा U क्या हो गया? डेल्टा U इज मोर देन डेल्टा Q। आर यू गेटिंग? यस सर। यस। तो आप सोच रहे हो कि हम हीट देके इसको मेल्ट करवा रहे हैं, आपकी बात सही है, लेकिन उसका मेल्ट होने में सिर्फ आपका हीट नहीं है, सराउंडिंग प्रेशर भी तो इसको सिकुड़ने की कोशिश कर रहा था। ज्यादा प्रेशर होता तो और जल्दी मेल्ट कर जाता, और जल्दी मेल्ट कर जाता। अगर आपको 2 ब्लॉक दिए गए आइस का, 2 आइस क्यूब्स, आपको कहा गया कि दोनों आइस क्यूब को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे आप? गम लगा के जोड़ सकते हो क्या? फेविकॉल लगा के? नहीं। तो फिर कैसे जोड़ोगे? आप बर्फ की गोला खाए होगे, वो क्या करता है, वो इसको ग्राइंड करके उसका डॉट निकालता है आइस का, फिर इसको एक लकड़ी के ऊपर रख के जोर से प्रेस कर देता है कि नहीं? प्रेस कर देता है तो चिपक जाता है। तो जब अगर 2 आइस ब्लॉक को आप प्रेस कर दोगे, वो क्या होंगे? एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जब हम जोर से प्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर भी तो उसको छोटा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या होता है? खुद ही मेल्ट करना शुरू करता है। इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट विल गो लो। अगर आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस को मेल्ट करोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? इट विल द मेल्टिंग पॉइंट विल बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर माइनस सपोज आप 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आइस को मेल्ट करने की कोशिश करोगे, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेल्ट करने की कोशिश करोगे, तो देखोगे कि आइस जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड में, -20 डिग्री सेंटीग्रेड में ही मेल्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रेशर इसको छोटा करने की कोशिश कर रहा है, आप हीट देके छोटा करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों का इंटरेस्ट बराबर है, तो बेचारा कहाँ आइस का कितना दम है, मेल्ट करना शुरू कर जाएगा लो टेम्परेचर में। तो जब हम 2 आइस ब्लॉक को जोर से प्रेस करते हैं, तो दोनों आइस ब्लॉक के बीच का जो लेयर है अंडर प्रेशर, वो मेल्ट करना शुरू करता है, रैपिडली मेल्ट करना शुरू करता है। क्योंकि जो रीजन के ऊपर प्रेशर आ रहा है, आई विल शो यू। सपोज हम कहेंगे कि ये 2 आइस ब्लॉक है, इसको मैं जोर से प्रेस किया, तो ये जोन में जो आइस है उनके ऊपर प्रेशर जो रहा है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? -10 डिग्री सेंटीग्रेड या -20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन पहले कितने में थे? 0 में थे। मतलब अभी ये मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर है, सिंपली बाय प्रेसिंग देम, तो मेल्ट करना शुरू कर देंगे। मेल्ट करना शुरू करेंगे तो आइस से तो पानी निकलेगा। फिर जैसे ही आप इसको छोड़ दिए, प्रेशर फिर से नॉर्मल हो गया। प्रेस कर रहे थे पहले, अभी छोड़ दिए, नॉर्मल कर दिए, तो फिर क्या होगा? अभी वो कितना टेम्परेचर में? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो फिर से फ्रीज कर जाएंगे। तो इसका पानी उसका पानी मिलेंगे, कॉमन वाटर हो जाएगा, फ्रीज कर जाएंगे तो दोनों चिपक जाएंगे। इसलिए जब इग्लू बनाया जाता है, वो सीमेंटिंग नहीं करते, एक आइस ब्लॉक के ऊपर दूसरे आइस ब्लॉक को रख के थोड़ा प्रेस कर दो, हो गया, पूरा इग्लू बन जाता है। इतना बड़ा हिमालय तो ऐसे ही बना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजिलेशन ऑफ आइस। 2 आइस ब्लॉक को प्रेस करने से वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। लॉजिक कहाँ है? लॉजिक यहाँ है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ ट्रैक चले गए, बट देन यू हैव अंडरस्टूड दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी मोर देन 100 कैलोरी। सो हम कहेंगे डेल्टा यू इज मोर देन 100 कैलोरी, ठीक है। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? यस सर। यस सर। तो अभी ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलाव लाता हूं, आप लोग खुद सोच लेना। अब नंबर 6, इफ 100 कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम ऑफ 5 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, the change in internal energy is more than 100 calorie, 100 calorie, less than 100 calorie। think सोचो, पानी ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट पे है,
लगेगा, कुछ पानी स्टीम बन जाएगा। अब आपको सोचना है मोर देन, ठीक है ये, तो क्या कहेंगे, एज वाटर इज एट बॉइलिंग पॉइंट इट वेपोराइजेस, है ना, वेपोराइज करेगा। तो वेपर का वॉल्यूम ज्यादा है कि वाटर का वॉल्यूम ज्यादा है? वेपर का डेंसिटी काफी कम है ना, तो गैस बन गया, मतलब एक्सपांड कर गया। सो इट एक्सपांड्स, नहीं तो डेल्टा डब्ल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव है। डेल्टा क्यू, वो तो हम 100 कैलोरी हीट दिए हैं, है ना, तो डेल्टा यू, इट इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, एंड डेल्टा डब्ल्यू इज पॉजिटिव, सो यू से डेल्टा यू इज लेस देन 100 कैलोरी, क्योंकि 100 माइनस समथिंग रहेगा, तो इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ेगा, 100 कैलोरी से कम। राइज इन इंटरनल एनर्जी विल बी लेस देन 100 कैलोरी। समझ में आया? यही मैकेनिज्म तो हम लोग यूज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पर बकबकाना चाहता हूं जो कि आउट ऑफ द ट्रैक है, लेकिन क्वेश्चन आया है, इसलिए मुझे बताना जरूरी है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिस्कशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इसी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है तो बताता हूं, क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस में 1-2 बार आया है। ठीक है, क्या है वो चीज? वो ये है, जब हम कुछ वाटर को जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में है, अब जब हम हीट देते हैं तो वेपर बन जाता है, और वेपर बन जाता है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, एक्सपांड। अब जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हरदम छोटा करने की कोशिश कर रहा था। यू नो योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज प्रेसिंग यू फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ये मत सोचना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ सर पे आ रहा है इसलिए सर चंदा हो जाता है, ऐसा नहीं है, चारों तरफ से आ रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से आ रहा है, छोटा करने की कोशिश कर रहा है, हम हीट दिए, बड़ा किए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको वेपर करने में मदद कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज कर रहा है। अगर हम कहेंगे कि प्रेशर को बढ़ा दिए, बहुत ज्यादा प्रेशर कर दिए, तो इसको वेपर करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वेपर करने के लिए एक्सपांड करना है। तो बाय इंक्रीजिंग सराउंडिंग प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गोज हाई। पहले वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल कर जाता था, अभी अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो देखोगे कि 150 160 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल हो रहा है। सो प्रेशर बढ़ा देने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट गोज हाई। ये सारा चीज मैं नहीं लिखूंगा, जिनको चाहिए याद रख लेना, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एंट्रेंसेस में आते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल इंक्रीज, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप अगर 543 कैलोरी ऑफ हीट दे दोगे, 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपराइज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा दिए तो आप हीट दोगे, उतना हीट में वो एक्सपांड नहीं कर पाएगा, आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, मतलब दी बॉइलिंग पॉइंट विल नो मोर बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ने लगेगा। सपोज हम 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दिए, अब उसको हम एक्सपांड करने दे ही नहीं रहे, आप हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, ये वेपराइज हो ही नहीं रहा, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। वेपराइज होने का मतलब हुआ, फेज चेंज होने का मतलब हुआ इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग चेंज करना है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करना है, और हम हीट दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ नहीं रहा है, मतलब क्या बनेगा, सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी बनेगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। सो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बहुत ज्यादा कर देते हैं और इवन कोई वाटर के ऊपर हीट देने लगते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 110 120 130 140 हो सकता है कि 170 180 डिग्री सेंटीग्रेड में वो वेपराइज होना शुरू करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर में आ चुका है। और इसीलिए तो हम लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं, इसलिए नहीं यूज करते कि सीटी मारता है अच्छा लगता है। क्या करते हैं उसमें प्रेशर कुकर में, व्हाई यू कॉल इट प्रेशर कुकर? आपका नॉर्मल छोला जो है, वो छोला नॉर्मल 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल नहीं होगा, चूल्हे में बैठा दो बॉयल नहीं होगा, इसको बॉयल होने के लिए मान लो 130 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, इतने में होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में छोला डालते हैं, पानी डालते हैं, ढक्कन लगाते हैं, सीटी बजने के लिए तैयार है। अब ये हाल में जैसे अब इसको चूल्हे में चढ़ाया तो स्टीम तो बनेगा शुरू में, लेकिन स्टीम बनेगा तो जाएगा कहाँ, रास्ता नहीं है, तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फिर और स्टीम नहीं बनेगा। अब क्या हुआ, आप तो हीट दे रहे हो उसको, यू आर गिविंग इट ऑन ए बर्नर, तो क्या हो गया, हीट जा रहा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और बढ़ने लगेगा, फिर क्या होगा,
फिर क्या होगा, एक सब्सटेंशियली हाई टेम्परेचर में आने के बाद आप देखोगे कि फिर से वेपराइज होना शुरू हुआ है। तो इसको जितना हीट चाहिए था मिल गया, तब तक छोला का क्या होगा था, वो तो बॉयल हो गया। So we are using a pressure cooker. We call it a pressure cooker. What you do here? You increase the pressure. By that what you get? You get a boiling point of water is getting raised. So ये याद रखना है, with increase in pressure, boiling point of water increases. With decrease in pressure, boiling point of water decreases. अगर हम कहेंगे वैक्यूम में इसको मेल्ट करना चाहेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वेपराइज होता है, कौन, वाटर। हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप देखोगे 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होने लगा। इसीलिए इट इज डिफिकल्ट टू कुक फूड्स एट द टॉप ऑफ माउंटेन्स, क्योंकि वहां पर 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर बॉयल करने लगेगा। आप चावल डालो, बैठा दो, 1 घंटा बैठाया, वाटर बॉयल किया, निकाल के देखो चावल की चावल पड़ा है, एकदम बॉयल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वाज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर विल नॉट बॉयल। तो ये सारे चीज कहने के पीछे मैं आपको समराइज करना चाहूंगा कि in case of ice, with increase in pressure, melting point goes low. In case of water, with increase in pressure, boiling point goes high. समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या आया, किस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं इतना सारा चीज किया। क्वेश्चन ये था, you take half bottle of water, ये मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है। You take half bottle of water और उसका बोतल का फेस को कॉर्क लगा के टाइट कर दी। Now you take it to moon and open the cork. What will observe? This was the question. क्वेश्चन था क्या देखोगे आप उसमें। आप देखोगे पानी फ्रीज कर गया, नहीं नॉर्मल जैसा है वैसा है, नहीं पानी बॉईल करने लगा। सोचो जब इसका ढक्कन बंद कर दिए, अंदर जो एयर था उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। मून पे गए, मून पे तो एटमॉस्फेयर ना की बराबर है, तो जैसे ढक्कन खोले सारे हवा निकल गया। वो ट्यूब जो बोतल था, बोतल का अंदर का प्रेशर अभी क्या हो गया, हाई हो गया कि लो हो गया, लो हो गया, लो प्रेशर। इवन एट मून टेम्परेचर वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। अब देखोगे बोतल पकड़ के रखो, ढक्कन खोल के, पानी बॉयल हो रहा है, उंगली डालो, टेम्परेचर मिलेगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर इज बॉइलिंग बिकॉज देयर इज नो प्रेशर और लो प्रेशर। समझ में आया? हाँ, बस यही क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मुझे इतना सारा चीज बोलना पड़ा। लेकिन इसमें आपको क्रीम क्या याद रखना है, विथ इंक्रीज इन सराउंडिंग प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज। विथ इंक्रीज इन प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज। उसका कन्वर्स को याद मत रखना कि डिक्रीज इन प्रेशर ये होता है, 4 चीज याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। इंक्रीज इन प्रेशर में क्या होता है दोनों का याद रखो, डिक्रीज इन प्रेशर में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट फेनोमेनन बाय व्हिच 2 आइस ब्लॉक्स व्हेन प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर they attach to each other, that is they stick to each other, that is रेजिलेशन, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ ट्रैक जाके ये सब पॉइंट्स को अभी डिस्कशन कर लिए। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल दूं, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर चेंजिंग, बट रिमेंबर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 8 कैलोरी हीट चाहिए होता है 1 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए, 543 कैलोरी ऑफ हीट चाहिए होता है 1 ग्राम ऑफ वाटर को वेपराइज करने के लिए। और लेटेंट हीट क्या था, हिडन हीट। क्यों हिडन हीट कहते थे, क्योंकि उसको लेके पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता था। क्यों नहीं बढ़ता था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ता था। वो सारा हीट कहाँ जाता था, पोटेंशियल एनर्जी बन जाता था। पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनता है, बाय इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कहने के पीछे मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ाओ या घटाओ, लेटेंट हीट इज नॉट गोइंग टू चेंज। एट हाई प्रेशर आल्सो मॉलिक्यूल का सेपरेशन जितना बढ़ाने से जितना वर्क होगा अगेंस्ट द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, लो प्रेशर में भी वर्क डन अगेंस्ट द मॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी सेम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम। सो ध्यान रहे, बाय चेंजिंग सराउंडिंग प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आर नॉट गोइंग टू चेंज। व्हाट चेंजेस, ओनली द बॉइलिंग पॉइंट। लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। लेटेंट हीट क्यों नहीं बदलता है, लेटेंट हीट क्यों नहीं बदलता है, बिकॉज दैट इज करेस्पॉन्डिंग टू दी पोटेंशियल एनर्जी। और व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो आपको सॉलिड को लिक्विड करने में एक पर्टिकुलर सेपरेशन में जाना पड़ेगा, अगेंस्ट दिस फोर्स उतना ही तो वर्क होगा।
Work done against that force remains same, so latent heat is not affected. लॉजिक समझ में आ गया?